डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में हमने अभी तक 2 मॉड्यूल्स को कवर किया है। मॉड्यूल 1 में साइबर सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, जबकि मॉड्यूल 2 में हमने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को देखा। अब हम मॉड्यूल 3 की तरफ जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स, एप्लीकेशन एंड डेटा है के बारे में है। अभी तक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मॉड्यूल 1 में हमने गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को देखा था, उसके साथ हमने इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को देखा, और हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली थी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शुड ऑलवेज बी इन लाइन विद द कोर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिफरेंट होगी और इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी डिफरेंट होगी। और फिर हमने उसी डिस्कशन पे आगे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को एक्सप्लोर किया था, जो कि बजाते खुद एक सब्जेक्ट एरिया है। और इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट में हमने ये देखा कि हम कैसे रिस्क सिनेरियोस को क्रिएट करते हैं, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके अगेंस्ट हमारे पास किसी भी रिस्क को ट्रीट करने के 4 तरीके हैं। या तो हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे, या उसे अवॉइड करेंगे, या ट्रांसफ़र करेंगे, या एक्सेप्ट करेंगे। तो रिस्क को रिड्यूस करने की एग्जांपल क्या होगी कि हम उस रिस्क के ऊपर एक कंट्रोल डिप्लॉय करें, टेक्निकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव है, किसी भी किस्म का कंट्रोल जिसके ज़रिए से रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, कंटेन किया जा सकता है, तो वो रिस्क रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और इसमें लाइकलीहुड को भी रिड्यूस किया जा सकता है और इम्पैक्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कंट्रोल किस किस्म का आप लगा रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट रिस्क के ऊपर इन दोनों एरियाज़ में आएगा। फिर हमारे पास रिस्क को अवॉइड करने का भी एक ऑप्शन है। और अवॉइड का मतलब क्या है कि जिस एक्टिविटी में ये रिस्क इन्वॉल्व है, हम उस एक्टिविटी को ही सरअंजाम ना दें। ठीक है, यानी उससे दस्तबरदार हो जाएं और हम कहें कि जी हम इस बिज़नेस या इस एक्टिविटी में जाते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इस किस्म का डिसीजन को हम कहेंगे कि ये हमने रिस्क को अवॉइड किया। रिस्क ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादातर मॉनिटरी वैल्यू के ऊपर जाता है, और इसमें थर्ड पार्टी के ऊपर हम रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और रिस्क को ट्रांसफ़र हम SLAs के थ्रू करते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, और उसमें क्लियरली डिफाइंड होता है थर्ड पार्टी के रोल्स, और उससे हमारे जो सर्विस लेवल की एक्सपेक्टेशन है वो उसमें मेंशन्ड होती है। लेकिन एक चीज़ जो रिस्क ट्रांसफ़र के बारे में आपके जहनों में बहुत क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि आप बेशक रिस्क को ट्रांसफ़र कर लें, वो रिस्क मॉनिटरी वैल्यू भी हो सकती है, यानी इंश्योरेंस करवा के, या ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। आप रिस्क को ट्रांसफ़र कर भी रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल आप ही की ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी, राइट। तो जो लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रेपुटेशन का, वो आप ही को बेयर करना पड़ेगा, आप ही के बिज़नेस को। तो रिस्क ट्रांसफ़र में ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने कम्प्लीटली रिस्क को ट्रांसफ़र किया। रिस्क एक्सेप्टेंस की हम बात कर लें। रिस्क एक्सेप्टेंस जो है, जब हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क टॉलरेंस है, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन रिस्क को बर्दाश्त कर सकता है, उस लेवल तक अगर उससे नीचे नीचे रिस्क है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया। कहीं नई ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो बिल्कुल अभी इस्टेब्लिश हुई हों, जो बहुत न्यू हो, उनके अंदर रिस्क एक्सेप्टेंस का लेवल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि स्टेक्स भी इतने हाई नहीं होते, रेपुटेशन लॉस इतना के रिस्क इतना नहीं इन्वॉल्व होता। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर होती चली जाती है, उसका रिस्क एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो भी मिनिमम होता चला जाता है। और ये डिपेंड भी करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर भी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिस्क एक्सेप्टेंस की तरफ प्रोन होती हैं, कुछ जो हैं वो रिस्क एक्सेप्टेंस को अवॉइड करते हैं। इन एनीवेज, जब भी आप रिस्क को असेस करके इवैल्यूएट कर लेंगे, तो उस इवैल्यूएशन के बाद जब आपने रिस्क की प्रायोरिटाइजेशन कर दी, रैंकिंग कर दी, रैंकिंग कर लेने के बाद आपके पास यही 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप रिस्क को ट्रीट करते हैं। या आप रिस्क को रिड्यूस करेंगे, या उसको अवॉइड करेंगे, या ट्रांसफ़र करेंगे, या एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम इस मॉड्यूल के टॉपिक 1 की तरफ, जो कि सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क्स है, चलते हैं और देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या कवर करना है। तो सबसे बेसिक और कोर कॉन्सेप्ट जिसके बगैर
आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन ही नहीं सकते, वो आपके पास OSI लेयर की इंफॉर्मेशन है। और OSI लेयर हो या प्रोटोकॉल्स हो, ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एक अच्छा सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है वो हमेशा इन दोनों चीज़ों को की डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर डिटेल में पढ़ता है। तो OSI लेयर का जो मॉडल है वो हमें ये कहता है कि कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया, और इन 7 लेयर्स के अंदर हमारे पास फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, सेशन है, प्रेजेंटेशन है एंड एप्लीकेशन लेयर है। तो हम उस लेयर से शुरू करते हैं जिसके साथ हमारी सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, एंड दैट इज़ दी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो है वो मीडिएट्स बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड अदर लेयर्स ऑफ द नेटवर्क सर्विसेज। जो आपके पास स्क्रीन के ऊपर यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा होता है वो आपका एप्लीकेशन लेयर कहलाता है OSI में। उसके नीचे की जो लेयर है इसे हम प्रेजेंटेशन लेयर कहेंगे, जिसमें हम फॉर्मेट्स, इंक्रिप्शंस, डेटा कंप्रेशन और इस किस्म के काम कर रहे होते हैं। और ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के बैक एंड पे डेटा के फॉर्मेट के ऊपर बेस करता है और उसको कंट्रोल करता है। इसी से नीचे जो है वो हमारे पास सेशन लेयर है, और सेशन लेयर जो है वो हमारे पास ज़्यादातर कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करता है। आपने अक्सर शायद सुना भी हो कि जी सेशन इस्टेब्लिश हो गया। सेशन इस्टेब्लिश होने का अदर वे मतलब क्या होगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है कनेक्शंस को, ये लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इससे नीचे की लेयर है, और ट्रांसपोर्ट लेयर ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो रिलायबली करेक्ट सीक्वेंस में डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। अब करेक्ट सीक्वेंस का क्या मतलब है? करेक्ट सीक्वेंस का मतलब ये होगा कि जब भी आपका डेटा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ ट्रैवल करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस डेटा का साइज़ क्या है, वो बहुत से चंक्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और हर चंक के साथ जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो उसका सीरियल नंबर है। और यही जो चंक्स ऑफ मैसेजेस हैं जब दूसरे एंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे दोबारा से रिकम्पाइल होते हैं, दोबारा से ये मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में रिक्रिएट होता है और फिर प्रेजेंट होता है प्रेजेंटेशन लेयर को। इससे नीचे हम आते हैं तो हमारे पास नेटवर्क की लेयर है, जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क एड्रेसेस हैं और ट्रैफिक डेटा ट्रैफिक के राउट्स हैं, और सेंडर और रिसीवर के एड्रेसेस हैं। इसके नीचे हमारे पास डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर जो है वो डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करता है जो कि फिजिकल लेयर के ऊपर ट्रैवल करते हैं। और फिजिकल लेयर जो है ये हमारी सिग्नल्स को मैनेज करता है, नेटवर्क को। इसकी एग्जांपल आपके पास ईथरनेट की केबल है जिसके आगे RJ45 का टर्मिनल लगा होता है अगर आप केबल के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर आप केबल के थ्रू नहीं कनेक्टेड तो आपका जो वाईफाई इंटरफेस कार्ड है वो आपका फिजिकल लेयर कहलाया जाएगा और फिजिकल मीडियम कहलाया जाएगा। तो ये एक शॉर्ट समरी थी आपकी OSI लेयर के अंदर। लेयर 7 आप जो UI देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, प्रेजेंटेशन लेयर, उस UI के बैक एंड पे जो डेटा के फॉर्मेट्स हैं, सेशन लेयर जो कि कनेक्शंस को मैनेज करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि इंश्योर करता है कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंचे करेक्ट सीक्वेंस में, कोई चंक, कोई डेटाग्राम मिसिंग ना हो। नेटवर्क लेयर जो है वो आपका नेटवर्क के कनेक्शंस को सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान इस्टेब्लिश करने में अपना रोल प्ले करता है। इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास IP एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, डाटा लिंक लेयर जो है वो डिवाइड करता है डेटा को फ्रेम्स में और ट्रांसमिट करता है फिजिकल लेयर के थ्रू। और फिजिकल लेयर जो है वो एक्चुअली वो मीडियम है जिसके अंदर से हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है। ये ईथरनेट भी हो सकता है और वायरलेस वाईफाई भी हो सकता है, ब्लूटूथ भी हो सकता है। तो हमने जैसे बात की कि हमारा जो OSI मॉडल का 7th लेयर है एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन लेयर जो है हमारे पास यूज़र इंटरफेस की शक्ल में है। और इस यूज़र इंटरफेस को जैसे आपको पता है कि बहुत सी एप्लीकेशंस जो है वो मैनेज कर रही होती हैं। जैसे आपके पास ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के बैकएंड पे एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है जिसे हम HTTP कहते हैं।
फिर आपके पास एक दूसरी एप्लीकेशन है जिसे हम आउटलुक कहते हैं या ईमेल की सर्विस है। तो इस ईमेल के बैकएंड पे जो SMTP है, SMTP जो है वो मैनेज कर रहा होता है मेल को, और बाकी सर्विसेज, हर सर्विस जो है उसके बैकएंड पे कोई ना कोई सर्विस होगी। अगर आपके पास कोई FTP का क्लाइंट एंड एप्लीकेशन है तो उसके बैकएंड पे FTP का प्रोटोकॉल जो है वो काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन लेयर ये है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो कन्वर्ट करता है हमारी जो स्क्रीन पे नज़र आती हुई इंफॉर्मेशन है इनटू डिजायर्ड फॉर्मेट और उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करता है। सेशन लेयर जो है वो हमारे पास अगेन क्या मैनेज करता है, कनेक्शंस को, और कनेक्शंस हम अक्सर कहते हैं कि जी सेशन इस्टेब्लिश हो गया, इसका मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है जो कि इंश्योर करता है कि हमारा जो, जैसे आप देख रहे हैं कि एक मैसेज जो है वो डिवाइड हुआ और फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा, तो जिसके लिए जो डिजायर्ड मैसेज है वो वहाँ उस तक पहुंचाना जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। नेटवर्क लेयर के अंदर हमारे पास सोर्स एंड डेस्टिनेशन की IPs होती हैं और सोर्स एंड डेस्टिनेशन को मैनेज करता है, आइडेंटिफाई करता है, हर पैकेट को देखता है कि जी इसका सोर्स IP क्या है, इसकी डेस्टिनेशन IP क्या है। नेटवर्क लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल जिसे हम ARP कहते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, काम कर रहा होता है, और एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल बेसिकली IPs को अपने पास रिकॉर्ड में रखता है अगेंस्ट द मैक। अब मैक क्या है? मैक आपके सिस्टम में हार्ड कोडेड एड्रेस है। हर यूनिक हार्डवेयर का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है विद द नेटवर्क। तो चूंकि नेटवर्क लेयर के जो डिवाइसेस हैं उनको मैक एड्रेसेस का आइडिया नहीं है, दे वर्क ऑन IP एड्रेसेस, इसलिए वो ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं कि जी फलां IP किसके पास है, ठीक है, तो वो इन रिटर्न उनको मैक एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके पास एक टेबल होता है जिसके अंदर मैक के अगेंस्ट IP एड्रेसेस जो हैं वो उन्होंने मैप की होती हैं। डेटा लिंक लेयर जो है ये हमारा लेयर 2 कहलाता है, जिसके ऊपर मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस काम करता है। और मैक एड्रेस जो है ये वेंडर जब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को मैन्युफैक्चर करता है तो उसी टाइम के ऊपर वो उसके ऊपर एक मैक एड्रेस को चस्पा कर देता है, पेस्ट कर देता है। और ये मैक एड्रेस जो है ये हमारे काम करते हैं डेटा लिंक लेयर के ऊपर। फिजिकल लेयर के ऊपर जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ट्विस्टेड पेयर STP केबल्स होती हैं, ईथरनेट केबल्स हैं, हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वाईफाई कार्ड्स हैं, माइक्रोवेव कनेक्शंस हैं हमारे पास, और सीरियल पोर्ट्स हैं, और बाकी जितने भी फिज़िकल मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रैवल करता है उसको हम फिज़िकल लेयर कहते हैं। तो ये 7 लेयर्स हैं और कम्युनिकेशन इन्हीं 7 लेयर्स के अंदर पॉसिबल होती है। एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट फ्यूचर में अगर आपने जाना है तो आपके पास इन 7 की 7 लेयर्स की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप आगे जाके नेटवर्क पेन टेस्टिंग देखेंगे तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग के कोर्स में फिर आप इन चीज़ों को बहुत डिटेल में देखेंगे। हर लेयर के ऊपर हमारे पास जो पैकेट है उसके 2 पार्ट्स हैं, एक उसका डेटा है और दूसरा हेडर है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ब्राउज़र के अंदर अगर हमने कोई मैसेज टाइप किया है तो वो मैसेज जाएगा डेटा के अंदर और उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर का हेडर लगेगा। ये जो पैकेट है ये पास ऑन हो जाएगा टू प्रेजेंटेशन लेयर उस पर अपना हेडर लगाएगा जिसमें इंक्रिप्शन और डेटा फॉर्मेट्स की डिटेल्स होंगी। इसके बाद ये सेशन के लेयर के भी चला जाएगा, वो अपने हेडर्स लगाएगा, सेशन के कनेक्शन की इंफॉर्मेशन इसमें होगी, और ये इसी तरीके से फ्लो करता चला जाएगा नीचे की लेयर्स में। लेयर 3 के ऊपर आपके पास इसके ऊपर IP के एड्रेसेस लग जाएंगे, लेयर 2 पे मैक एड्रेसेस लगेंगे, और इस तरीके से ये डेटा फिज़िकल लेयर के ऊपर होता हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। वहाँ पे हर लेयर के ऊपर एक एक करके इनसे इन हेडर्स को हटाया जाएगा। OSI का जो ये मॉडल है ये
कंसेप्चुअल मॉडल है। इन रियलिटी दिस मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन कम्युनिकेशन थ्योरी के लिए और समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस मॉडल को फॉलो करें। जो एक्चुअली मॉडल फॉलो होता है, जिसकी बेस पे कम्युनिकेशन होती है ओवर द इंटरनेट, वो TCP/IP का प्रोटोकॉल है। और TCP/IP के प्रोटोकॉल में हमारे पास सिर्फ 4 लेयर्स हैं। टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है, जिसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर का कम्बिनेशन कह लें हम। इसके नीचे हमारे पास ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर है। उसके नीचे IP या नेटवर्क लेयर है, और इसके नीचे जो है हमारे पास नेटवर्क एक्सेस लेयर है। तो TCP/IP जो है उसने 4 लेयर्स के अंदर कम्युनिकेशन को पॉसिबल किया है। हमारे पास IPsec का जो प्रोटोकॉल है, जो कि टनल क्रिएट करता है इनक्रिप्टेड, वो IP लेयर के ऊपर मौजूद है। और जो TLS SSL इंक्रिप्शन करता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जिसे हम कह रहे होते हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सेशन लेयर के अंदर होती है। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर हमारे पास डेटा बिट्स की शक्ल में होता है और हम उसे डेटा स्ट्रीम कहते हैं। जब हम इसी के अंदर सेकंड फ्रेम की बात करेंगे, यानी बिट्स जो हैं वो जब रिसीव हो जाते हैं तो वो कंपाइल किस में होते हैं, एक फ्रेम के अंदर। फ्रेम के बाद हमारे पास पैकेट्स और डेटाग्राम्स हैं IP के लेयर के ऊपर, नेटवर्क के लेयर के ऊपर। नेटवर्क के लेयर के ऊपर जब भी हम डेटा की बात करेंगे तो उसे या हम डेटाग्राम कहेंगे या पैकेट कहेंगे। और इसके बाद जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आएगा वो हमारे पास सेगमेंट्स होंगे, ठीक है। और सेगमेंट के बाद जाके हमारे पास डेटा की शक्ल में पैकेट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, इनकैप्सुलेशन जिसको हम देख रहे हैं, ये इनकैप्सुलेशन हर लेयर के ऊपर डिफरेंट है। इसी की हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेशन में, जो कि वायरशार के ऊपर, कि नेटवर्क में इन रियलिटी, इन एक्चुअल नेटवर्क के अंदर ये डेटाग्राम्स, ये सेगमेंट्स, ये पैकेट्स किस शक्ल में पाए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं वायरशार की। गेटवे जो है इसके ऊपर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हमारे पास TCP UDP है, लेयर 4 स्विच है। IP लेयर के ऊपर हमारे पास लेयर 3 के स्विच हैं और कुछ राउटर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर हमारे पास लेयर 2 के स्विचेस हैं और हब, रिपीटर या NIC कार्ड्स हैं। इन डिवाइसेस को जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं गेटवे, इनके अगेंस्ट ये प्रोटोकॉल्स जो मेंशन्ड हैं, हर एक प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और हर प्रोटोकॉल के अपने रूल्स हैं, अपने तरीका है जिसके ज़रिए से वो डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, और इनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लेयर 7 के ऊपर हैकर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं एप्लीकेशंस को, जैसे ब्राउज़र हो गया आपके पास, FTP के क्लाइंट्स हो गए आपके पास, FTP की सर्विस जो रन हो रही हो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। ईमेल की सर्विस कहीं पे रन हो रही है, कहीं पे पोर्ट 80 ओपन है तो HTTP का सर्वर रन हो रहा है, इस किस्म की चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेयर 6 के जो अटैक्स हैं वो हमारे पास मोस्टली फिशिंग के अटैक्स होते हैं और इसके अंदर फाइल फॉर्मेट्स के थ्रू हैकर्स जो हैं वो हैक करते हैं। और जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को ईमेल के अंदर PDF की एक फ़ाइल भेज दी, अब जब वो यूज़र उस PDF की फ़ाइल को क्लिक करके ओपन करेगा तो वहाँ से ही उसका सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेयर 5 के ऊपर सेशंस, जो सेशन मैनेजमेंट का लेयर है, इसके ऊपर हमारे पास TCP, SIP, RTP, RPC इस किस्म के कनेक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं। और यहाँ पे जो हाईजैकिंग है इन सेशंस की वो पॉसिबल होती है। तो हैकर्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सेशंस को हाईजैक कर लें, कनेक्शंस को हाईजैक कर लें और एक एक्टिव कनेक्शन इस्टेब्लिश करें विद द सिस्टम। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इसके अंदर हमारे पास TCP, UDP, SSL, TLS और SCTP इस किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं और इन प्रोटोकॉल्स की बेस पे रिकॉनेसेंस पॉसिबल होती है। रिकॉनेसेंस के अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग पॉसिबल होती है, कौन सी पोर्ट्स ओपन हैं, क्या IPs हैं, कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, सर्विसेज के वर्जन्स क्या हैं, इस किस्म की इंफॉर्मेशन।
लेयर 3 के जो अटैक्स हैं उसके अंदर मोस्टली हमारे पास मैन इन द मिडल के अटैक्स होंगे, और मैन इन द मिडल के अटैक्स जो हैं वो आईपी के अगेंस्ट, आईपी की ट्रैफिक के अगेंस्ट होते हैं। आर पॉइजनिंग होती है, आईपी सेक का जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसके अंदर हो सकता है आईसीएमपी, आईजीएमपी, ओएसपीएफ जो प्रोटोकॉल्स हैं राउटिंग के, इनको हाईजैक किया जाता है मैं एज अ मैन इन द मिडल ऑन द नेटवर्क लेयर अटैक्स। डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो ज़्यादातर फोकस्ड होते हैं स्पूफिंग के ऊपर, और इनका एम क्या होता है कि ये आपके मैक एड्रेसेस को स्पूफ कर रहे होते हैं, आईपी एड्रेसेस को स्पूफ कर रहे होते हैं, और इस किस्म के अटैक्स लॉन्च करते हैं कि जिसके ज़रिए से आइडेंटिटी को स्पूफ किया जाए हार्डवेयर की। लेयर 1 फिज़िकल लेयर के ऊपर जो हमारे पास अटैक्स हैं वो स्निफिंग के हैं, यानी कि ईज ड्रॉपिंग जिसे हम कह सकते हैं कि आपके अगर कोई मीडियम में से डेटा ट्रैवल कर रहा है तो हैकर्स की कोशिश ये होगी कि वो उस डेटा की कॉपी क्रिएट करें अपने पास और फिर उसके कंटेंट्स को रीड करें। तो ये OSI की बेस पे मैंने आपको समझाना था इस डायग्राम के अंदर कि हमारे पास हैकर्स जो हैं उनका थ्रेट वेक्टर क्या है। लेयर 7 के ऊपर एक्सप्लॉइट्स हैं, लेयर 6 के ऊपर फिशिंग अटैक्स हैं, लेयर 5 के ऊपर हाईजैकिंग ऑफ सेशंस है, लेयर 4 के ऊपर रिकॉनेसेंस है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, लेयर 3 के ऊपर हमारे पास मैन इन द मिडल के अटैक्स हैं, लेयर 2 के ऊपर स्पूफिंग के अटैक्स हैं, और लेयर 1 के ऊपर स्निफिंग के अटैक्स जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। टीसीपी जो है वो 3-वे हैंडशेक के थ्रू कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो फॉर एग्जांपल इस केस में जो आपके सामने दो सिस्टम्स हैं, इसमें होस्ट ए जो है इट्स अ सोर्स एंड होस्ट बी जो है वो डेस्टिनेशन है। तो टीसीपी के जो 3-वे हैंडशेक है उसमें सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि होस्ट ए एक सिंक पैकेट भेजेगा टू होस्ट बी, और मकसद इसका ये है कि जी आर यू अवेलेबल फॉर एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन। इसके बाद होस्ट बी जो है अगर तो उसके पास सेशन अवेलेबल है, यानी स्पेस है फॉर क्रिएटिंग ए कनेक्शन और रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो वो एक सिन एक्ट भेज देगा। अगर ए को सिन एक्ट नहीं मिला तो ए ये अज्यूम करेगा कि होस्ट बी जो है वो डाउन है, यानी कि वो इस वक्त आप पावर अप नहीं है। और फिर अगर इसको ये सेकंड पैकेट मिल जाता सिन एक्ट का, तो होस्ट ए एक रिप्लाई पैकेट भेजेगा एक्ट का अगेन, जिसका और इसके बाद ये सेशन और कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये ही वो 3-वे हैंडशेक है जिसे हैकर्स मोस्टली एक्सप्लॉइट करते हैं इन रिकॉनेसेंस, और इसी की बेस पे रिकॉन की जो सारी एक्टिविटी है वो पॉसिबल होती है नेटवर्क लेयर के ऊपर। इंफॉर्मेशन का फ़्लो को समझते हैं थोड़ा नेटवर्क के अंदर। हमारे पास यूजुअली नेटवर्क के अंदर 3 किस्म के एरियाज़ होंगे। एक जिसे हम इंटरनल नेटवर्क कहेंगे, यानी जिसके अंदर हमारे यूज़र्स होंगे। दूसरा वो जिस नेटवर्क पे हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं, और ये पब्लिक फेसिंग सर्वर्स हैं। तो इसलिए इन पब्लिक फेसिंग सर्वर्स के साथ एक एंड पे पब्लिक इंटरनेट है, यानी कि एक्सेस दी गई है पब्लिक को टू एक्सेस दो सर्वर्स, एंड साथ ही में हमारे जो इंटरनल यूज़र्स हैं वो भी इन्हीं सर्वर्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए नॉर्मली 2 फायरवॉल्स लगाए जाते हैं, एक जिसे हम एक्सटर्नल फायरवॉल कहते हैं, एक इंटरनल फायरवॉल। और ये मोस्ट कॉमन फ्लो मैं आपको भी इस वक्त समझा रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है नेटवर्क की डिस्कशन आगे फायरवॉल्स को समझने के लिए। अब हमारे पास जब ये इस्टेब्लिश हो गया ये 2 फायरवॉल्स, तो इन 2 फायरवॉल्स का जो काम है वो ये है कि बाहर से कोई भी ट्रैफिक अगर इंटरनल सिस्टम के साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजेगा तो इंटरनल फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगा, अलाउ नहीं करेगा, अनलेस एंड अनटिल के अंदर से कोई पैकेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की रिक्वेस्ट पहले बाहर गई, उसके अगेंस्ट कोई रिप्लाई जो है अगर दोबारा वापस आता है तो ये फायरवॉल उसको अलाउ करेगा। लेकिन अगर बाहर से रिक्वेस्ट आती है तो ये फायरवॉल उसको स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई भी एक्सटर्नल यूज़र जो है वो हमारे इंटरनल नेटवर्क की रिकॉन नहीं कर सकता।
हमारे इंटरनल नेटवर्क की जो के हार्डवेयर्स हैं, ये सिस्टम्स हैं, इन सिस्टम्स के साथ कनेक्शंस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये फायरवॉल सिक्योर करता है इंटरनल नेटवर्क को। लेकिन अगर हम बात करें अपने वेब सर्वर की और ईमेल सर्वर की, तो अगर हम उन्हें भी इसी फायरवॉल के पीछे रखेंगे तो नुकसान ये होगा कि बाहर से कोई भी यूज़र जो इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करने में, वो इस साइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा ये फायरवॉल उसकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम इन दो सर्वर्स को जो कि पब्लिक फेसिंग है, इन्हें हम एक डिफरेंट जोन में रखें। इसको नॉर्मली हम DMZ कहते हैं, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। और इसका मकसद ये है कि इस जोन के अंदर बाहर से जो ट्रैफिक है वो सर्टन पोर्ट्स के ऊपर अलाउ होती है फॉर एक्सेसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो वेब सर्वर है उसके ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स ओपन है, लेकिन जो बाहर से ट्रैफिक आ रही है उसको मैं इस फायरवॉल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सिर्फ पोर्ट 80 के ऊपर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दूंगा। तो उस केस के अंदर बाहर से जो लोग आएंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे टू द वेब सर्वर, वो इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। सिमिलरली जो SMTP मेल सर्वर की पोर्ट्स हैं वो अलाउ होंगी फॉर एक्सेसिंग दिस सर्वर। अदर देन दैट कोई भी कनेक्शन क्रिएट करने की किसी भी अननोन पोर्ट या इन दो पोर्ट्स के अलावा किसी पोर्ट पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा तो हम उसे ब्लॉक कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बाहर से अंदर आ रही है, जो इंटरनल नेटवर्क के लिए राउट हो रही है, उसको हम जाने देंगे एज इज़, क्योंकि वो काम है इंटरनल फायरवॉल का टू फिल्टर दैट। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि इस तरीके से हमारे नेटवर्क्स की ट्रैफिक मैनेज होती हैं और मेंटेन होती हैं। अब जबकि आपको फायरवॉल्स, DMZs की समझ है और साथ ही में हमने TCP/IP का 3-वे हैंडशेक प्रोटोकॉल भी समझ लिया है, तो थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं फायरवॉल की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। फायरवॉल की बेसिकली इस वक्त तक 4 जनरेशन्स आ चुके हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स जो थे उनका काम बहुत सिंपल था, और वो ये था कि जो पैकेट्स हैं जो बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल्स, वो उनको फ़िल्टर करते थे और उसके अलावा रूल्स असाइन करते थे कि किस सोर्स IP से किस डेस्टिनेशन को ट्रैफिक अलाउ करनी है, किसको नहीं अलाउ करनी। तो ये सिंपल फायरवॉल्स थे जिनके दो ही काम थे कि वो ट्रैफिक के कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल करते थे और उसके अलावा प्रोटोकॉल की बेस के ऊपर आपको ट्रैफिक को सेग्रीगेट करके बताते थे। अगर आप उसे कहते हैं कि जी TCP को ब्लॉक कर दें तो TCP को ब्लॉक कर देगा। अगर आप उसे कहेंगे कि जी ICMP के पैकेट्स ब्लॉक करें तो उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन के फायरवॉल्स थे। इन फायरवॉल्स का फ़ायदा ये हुआ कि जब इनिशियली हैकर्स स्कैन करते थे तो वो हैकर्स जो हैं, वो हैकर्स जब स्कैन करते थे तो हैकर्स मोस्टली पिंग यूज़ करते थे, यानी ICMP का पैकेट यूज़ कर रहे होते थे। तो इन फायरवॉल्स ने क्या करना शुरू किया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर नेटवर्क्स फ्रॉम रिकॉनेसेंस ऑफ द हैकर्स, उन्होंने ICMP को ब्लॉक कर दिया अनलेस एंड अनटिल कि वो ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते, ट्रबल शूट करते अपनी सारे टास्क कर लेने के बाद, और नेटवर्क के ऊपर ICMP को ब्लॉक कर देते थे। तो इसका नुकसान हैकर्स को ये हुआ कि हैकर्स जो हैं वो पोर्ट्स को और सिस्टम्स को स्कैन नहीं कर पाए। तो इसका नुकसान हैकर्स को इस शक्ल में हुआ कि वो ये नहीं मालूम कर सकते थे कि इस सबनेट के अंदर कितने होस्ट हैं और वो होस्ट अलाइव हैं या डेड हैं। इसके बाद हैकर्स ने एक इनोवेटिव आइडिया सोचा और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम ICMP के बजाय TCP का SYN पैकेट यूज़ करें फॉर रिकॉन। और जैसे कि आप पहले आपको बता चुका हूँ कि 3-वे हैंडशेक में SYN पैकेट जो है वो कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है TCP प्रोटोकॉल में, और अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो आपके पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक जो है वो रुक जाएगी। इसलिए ये बड़ा इंडिजिनस वे था जिसके अंदर जो फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स थे दे गॉट फेल्ड। उसकी रीज़न ये है कि आप TCP को तो ब्लॉक कर नहीं सकते, तो आप जो है वो
कोई तरीका ही नहीं था कि आप सिन की स्कैन को रोक सकें। तो उस केस के अंदर फिर सेकंड जनरेशन फायरवॉल्स बने, जिसे हम स्टेटफुल फायरवॉल्स कहते हैं। स्टेटफुल फायरवॉल्स ने क्या किया कि कनेक्शन के स्टेट टेबल्स मैनेज करना शुरू किए। यानी जब तक अंदर से इंटरनल नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट एक्सटर्नल नेटवर्क पे नहीं जाती फॉर क्रिएटिंग अ कनेक्शन रिक्वेस्ट, तब तक बाहर से किसी किस्म के भी सिन पैकेट अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर इंटरनल कनेक्शन। तो ऑटोमेटिकली जो भी हैकर बाहर से बैठ के सिन पैकेट्स भेज रहे थे टीसीपी के, वो इन सेकंड जनरेशन फायरवॉल्स ने ब्लॉक कर दिए। इसके बाद जब ये हुआ तो जो सिक्योरिटी के लोग थे और जो हैकर्स थे, इसके बाद क्या हुआ कि जो हैकर्स हैं उनको ये समझ लगी कि स्टेटफुल फायरवॉल्स के होते हुए हम कभी भी बाहर से बैठ के इंटरनल यूज़र्स नेटवर्क को स्कैन नहीं कर सकते, उसका रिकॉन नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के मेथड्स निकाले, यानी ईमेल स्पैमिंग, फिशिंग, स्पूफिंग के थ्रू उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इंटरनल यूज़र को ल्योर कर सकें और किसी ऐसे यूआरएल पे क्लिक करवाएं कि जो अंदर से रिक्वेस्ट जनरेट हो फॉर अ मैलिशियस सर्वर। तो जब कोई यूज़र ईमेल के अंदर या वेबसाइट के अंदर किसी लिंक पे क्लिक करता है और वो लिंक जो है वो बेसिकली एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम द इनसाइड यूज़र फॉर क्रिएटिंग ए कनेक्शन, जब यूज़र मैलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो बेसिकली इंटरनल यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसे फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि वो इज़ फ्रॉम द इनसाइड रिक्वेस्ट है। तो उसी के अगेंस्ट फिर हैकर्स जो हैं वो बाहर से सिन पैकेट्स के थ्रू इंटरनल नेटवर्क को स्कैन करते थे। तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन फायरवॉल्स जो हैं वो क्रिएट हुई, और थर्ड जनरेशन फायरवॉल्स जो हैं इसके अंदर एक्चुअल प्रोटोकॉल बीइंग यूज्ड कम्युनिकेट, और थर्ड जनरेशन फायरवॉल्स जो थे वो काफ़ी सेंसिटिव थे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ के ऊपर, यानी कि इसके पास एक कंप्लीट होलिस्टिक बिहेवियरल एनालिसिस का एक इंजन था जिसकी बेस पे ये देखता था कि इनसाइडर यूज़र जो है ये जिस लिंक पे क्लिक कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है, क्या ये कोई मलिशियस कनेक्शन तो इस्टेब्लिश नहीं कर रहा, या किसी ऐसे सर्वर या आईपी के साथ तो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा कि जो ग्रे एरिया में या ग्रे जोन में फॉल करता हो। तो इस तरीके से बिहेवियरल एनालिसिस की बेस पे थर्ड जनरेशन फायरवॉल्स ने काम किया और जो सोशल इंजीनियरिंग के बहुत से अटैक्स थे उनको इन्होंने रोका। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल्स थे, ये फायरवॉल्स थर्ड जनरेशन की इन्हांसमेंट ही समझ लें इसको, और इन्होंने इन आईपीएस और आईडीएस इन सब को या मालवेयर एनालिसिस को एक ही पैकेज के अंदर, एक ही सॉल्यूशन के अंदर ले आए। अब हम एक और चीज़ की डिस्कशन कर लेते हैं जिसे अक्सर यूज़ किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एंड वो प्रॉक्सीज़ हैं। प्रॉक्सी दो किस्म की होती है, एक फॉरवर्ड प्रॉक्सी होती है, एक रिवर्स प्रॉक्सी होती है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो होती है वो नॉर्मली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट फेसिंग या फ्रंट एंड होता है। अब इसका मकसद क्या है, इस किस्म की प्रॉक्सी का फ़ायदा इसका ये है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो इंटरनल यूज़र है वो डायरेक्टली एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता, बल्कि इस इंटरनल यूज़र के बिहाफ पे आपका प्रॉक्सी सर्वर जो है वो एक्सेस करता है इंटरनेट को। फ़ायदा इसका ये है कि ये प्रॉक्सी सर्वर लेट सपोज आपके किसी और फिज़िकल लोकेशन पे पड़ा है और आपके इंटरनल यूज़र कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं विद दिस प्रॉक्सी सर्वर, और ये प्रॉक्सी सर्वर जो है वो आपके इंटरनेट से ऑन बिहाफ ऑफ योर यूज़र कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। तो अगर तो ये कोई मलिशियस साइट को विज़िट करता है तो ये मलिशियस साइट जब कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा और रिकॉन करेगा तो वो इस प्रॉक्सी सर्वर की हो पाएगी, आपके इंटरनल यूज़र जो है उससे सेफ रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी के ऊपर। रिवर्स प्रॉक्सीज जो हैं उनका फ़ायदा ये है कि आपके पास इंटरनेट से जो ट्रैफिक आ रही होती है फॉर एक्सेसिंग द वेब सर्वर, तो ये प्रॉक्सी सर्वर
उसके बीच में एनोनिमिटी क्रिएट करता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जी इंटरनल एक्सटर्नल यूज़र को मालूम ना हो कि आपके वेब सर्वर की इंटरनल टेक्नोलॉजी क्या है, आईपीस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है। तो वो रिकॉन से बचने के लिए हम बीच में इस प्रॉक्सी को लगाते हैं, रिवर्स प्रॉक्सीज को। हमने थोड़ी पहले आर्प की बात की थी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और इस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का मकसद ये होता है कि ये आईपी एड्रेसेस को मालूम करता है अगेंस्ट द मैक एड्रेसेस। तो इसकी एक वीकनेस जिसे अक्सर हैकर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं वो गार्प है। गार्प जो है वो एक ऐसा मैसेज है कि जिसमें कोई भी मशीन बजाते खुद अपनी तरफ से मैसेज फ्लोट करता है कि ये मेरा मैक है और ये मेरी आईपी है। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे एक हैकर क्या कर रहा है कि जो मैक एड्रेस और आईपी इस स्विच की है, और जो मैक एड्रेस और आईपी इस क्लाइंट पीसी का है जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इन दोनों को गार्प मैसेज भेज रहा है। और इसको जो गार्प मैसेज इसने भेजा उसमें इसकी आईपी दी और अपना मैक दे दिया, और जो इसको गार्प मैसेज भेजा उसमें इसकी आईपी दी और अपना मैक दे दिया। इसका मतलब है कि जब ये सिस्टम इस राउटर को मैसेज भेजेगा तो वो इस मैक एड्रेस के ऊपर भेजेगा, यानी कि जो भी मैसेज राउटर को जाना था वो अब इस हैकर को मिल रहा है, और हैकर इसको फिर पढ़ने के बाद फॉरवर्ड कर देगा टू एक्चुअल राउटर। सिमिलरली राउटर जो भी मैसेज, जो भी पैकेट इस क्लाइंट को भेजेगा वो क्लाइंट को नहीं जाएगा बल्कि इस मैक एड्रेस पे आएगा, ये रीड करेगा, उसके बाद इसको पास ऑन कर देगा। तो ये मैन इन द मिडल अटैक है जिसकी हमने बात की थी नेटवर्क लेयर के ऊपर। फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर के ऊपर एक दूसरी एग्जांपल अटैक की स्मर्फ डॉस अटैक है। स्मर्फ डॉस अटैक जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो ऐसे काम करता है कि यहाँ पे देखें अटैकर जो है वो एक ICMP एको रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन करता ये है कि उसकी जो सोर्स आईपी है उस सोर्स के अंदर बजाय ये कि अपना आईपी दे वो विक्टिम का आईपी दे देता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जब ये मैसेज पहुंचेगा इन सब सिस्टम्स को तो ये सारे के सारे सिस्टम्स रिप्लाई बैक एको किसको करेंगे, विक्टिम मशीन को, और इस तरीके से विक्टिम मशीन की जो रिसोर्सेज हैं वो ओवर यूटिलाइज हो जाएंगी और ये डिनाइल ऑफ सर्विस में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअली इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा था अब इस विक्टिम के पास रिसोर्सेज नहीं बचे कि ये एक्चुअल कम्युनिकेशन कर सके जो इसका काम है, बल्कि इसको खामखा बहुत से सिस्टम से एको मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं और ये उनको रीड करने में बिजी हो गया। आप VPN को यूँ आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि जैसे सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक डेडिकेटेड टनल क्रिएट हो गई है, और इस टनल के अंदर ना कोई इसको सुन सकता है, ना रीड कर सकता है, ना इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, बल्कि इस टनल के अंदर डेटा सिर्फ यही दो यूज़र्स जो हैं वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो सॉकेट लेयर VPNs जो हैं वो लेयर 3 के VPNs होते हैं जिसके अंदर नेटवर्क लेयर के ऊपर हमारे पास ये क्रिएट होता है थ्रू TLS प्रोटोकॉल। IPsec के VPN जो हैं वो लेयर 2 के ऊपर क्रिएट होते हैं और IPsec प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए क्रिएट होते हैं, जबकि लेयर 3 VPNs जो हैं वो एंड टू एंड होते हैं और वो ज़्यादातर नेटवर्क लेयर या TLS प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए इस्टेब्लिश होते हैं कनेक्शंस। वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन के अंदर हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको समझना आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है। एक जो है वायर्ड इक्विपमेंट, एक जो है वो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी है, वेप जिसे हम कहते हैं, और दूसरा इसी का अपग्रेड है 802.11.i। ये i जो है इसी का अपग्रेड है और जिसके अंदर हमारे पास वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस की टेक्नोलॉजी है। इन दोनों का आसान लफ्ज़ों में मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि WPA के अंदर AES एल्गोरिदम यूज़ होता है फॉर इंक्रिप्शन, जबकि VEP का जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो ऑब्सोलीट है और वो विद इन 2 to 3 मिनट्स में क्रैक हो जाता है। कोई भी जो आपके स्विचेस या वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स हैं जो कि 2007 से पहले मैन्युफैक्चर हुए हैं वो मोस्टली वेब को सपोर्ट करते थे,
ठीक है। और जो उसके बाद मैन्युफैक्चर हुए हैं उसके अंदर वेब आपको नहीं मिलेगा, उसके अंदर WPA ही आपको मिलेगा। और रीज़न उसकी ये है कि वेब जो है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ये बहुत ही इनसिक्योर है और 2 से 3 मिनट के अंदर हैकर इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में एक और टर्म यूज़ की जाती है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये बात की कि जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं वो बेसिकली उनके अंदर वो फायरवॉल भी हैं एंड दे हैव IPS एज वेल, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स जो हैं, नाम से भी जैसे मालूम हो रहा है आपको कि इंट्रूजन को प्रिवेंट करने के लिए डिज़ाइन हुए हैं। इसकी मिसाल आपके पास एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, इसकी एग्जांपल आपके पास फायरवॉल्स हैं, इसकी एग्जांपल आपके पास एंटी वायरसेस हैं। और ये नॉर्मली इन लाइन लगा होता है फ्रॉम योर राउटर एंड स्विच, यानी अगर ये राउटर जो गेटवे आपका इंटरनेट का, यहाँ से जब ट्रैफिक आएगी वो डायरेक्ट स्विच में नहीं जा सकती जब तक कि IPS से होके ना जाए। IPS जो है वो 2 तरीक़ों से प्रिवेंट करता है या डिटेक्ट करता है इंट्रूजन को, एक सिग्नेचर और दूसरा रूल या बिहेवियर। सिग्नेचर्स जो हैं ये भी किसी भी मालवेयर के MD हैश कह लें आप इसको, या SHA-256 है या 512 है। सिग्नेचर्स जो हैं वो आपके हैशेस होते हैं मालवेयर्स के। तो अगर तो कोई फाइल जो इस सिस्टम IPS से होते हुए डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, उसका सिग्नेचर यानी उसका हैश मैच कर जाता है विद द हैश ऑफ अ मालवेयर इन द डेटाबेस ऑफ IPS, तो वो फ़ौरन से उस फाइल को एज अ मलिशियस फाइल डिक्लेयर कर देता है। लेकिन मसला ये होता है कि बहुत से जो मालवेयर्स हैं वो अपने सिग्नेचर्स को चेंज करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कंपाइल टाइम में अगर किसी ने उसके अंदर एक 10 सेकंड का लूप ही लगा दिया, ठीक है, जो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ 10 सेकंड वेट कर रहा है, तो भी उस मालवेयर का सिग्नेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि सोर्स कोड चेंज हुआ है। तो अब अगर उसका MD5 हैश लिया जाएगा या शाह हैश लिया जाएगा, तो दोनों केसेस के अंदर ये हैश मैच नहीं करेगा जो IPS के पास डेटाबेस के अंदर हैश पड़ा हुआ है, इवन दो कि ये वही वायरस है, वही मालवेयर है कि जो IPS के पास मौजूद है डेटाबेस के अंदर इसका सिग्नेचर। तो इसलिए सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है। के बजाय जो दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो रूल बेस्ड है, बिहेवियर बेस्ड है। और जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स हैं, IPS हैं, वो ये मेथड यूज़ करते हैं जिसमें वो फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये फाइल किन किन डायरेक्टरीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ दिस फाइल ये इसको मलिशियस डिक्लेयर कर सकता है। फिर हम बात करते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स जो हैं ये जैसे नाम से भी जाहिर है कि इनका मकसद सिर्फ इंट्रूजन को डिटेक्ट करना है, ये प्रिवेंट नहीं करते। इसीलिए हम ज़्यादातर IDS को देखते हैं कि वो इन लाइन नहीं लगे होते, बल्कि वो जितनी भी ट्रैफिक स्विच से होके जा रही है उसी का एक उसकी कॉपी जो है वो IDS को जा रही होती है और IDS उसकी एनालिसिस करता है और वो एनालिसिस जो है वो हमारे पास फ्यूचर में हेल्पफुल होती है फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्ट्स के लिए। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अलर्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, वो प्रोटोकॉल बेस्ड भी हो सकते हैं, वो सिस्टम जनरेटेड भी हो सकते हैं, वार्निंग्स या जैसे हमने लास्ट लॉग्स देखे थे उसमें हमने देखा कि 3-4 कैटेगरीज होती हैं, जैसे समवन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैज़ लॉग्ड ऑन टू लैब 3 सिस्टम 5। तो अब ये जो अलर्ट है ये जनरेट हुआ है IDS की तरफ से कि जनाब फ़लाँ लैब के ऊपर फ़लाँ सिस्टम के ऊपर कोई एक यूज़र जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस से लॉग इन हुआ है। फोरेंसिक्स एनालिसिस की एग्जांपल ये है, आपके बॉस आपके पास आते हैं, कहते हैं आई विश टू सी कंटेंट्स ऑफ फाइल दैट वर शेयर्ड लास्ट वीक फ्रॉम सोर्स IP दिस टू डेस्टिनेशन IP फलां, ठीक है। तो अब अगर आपने डेटा नेटवर्क का रेप्लिका अपने पास नहीं रखा हुआ, ट्रैफिक आपके पास IDS के अंदर मौजूद नहीं है, उसका कंप्लीट रेप्लिका आपके पास नहीं पड़ा हुआ, तो आप कभी भी इस सिनेरियो को रिक्रिएट नहीं कर सकते एक वीक की ट्रैफिक को। तो इसलिए ये ट्रैफिक इंतहाई ज़रूरी होती है और
जो पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो तो रेगुलेट किया हुआ है उसने कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ओनर्स हैं, दे मस्ट कीप 1 साल का ट्रैफिक डेटा, ताकि उनके पास उसका रिकॉर्ड पड़ा हो, और अगर किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में ज़रूरत पड़ जाए तो वो अवेलेबल हो उनके पास। ICMP प्रोटोकॉल जो है, इसके ट्रेस राउट कैन बी यूज टू गैदर important network statistics and map out target networks। डिले कितना है, हॉप्स कितने हैं, कौन कौन से बीच में डिवाइसेस आ रही हैं जिनसे ट्रैफिक होता हुआ जा रहा है, इस किस्म की इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अटैकर सेंड्स बोगस ICMP रीडायरेक्ट मैसेजेस विच कॉज राउटर्स टू डाइवर्ट नेटवर्क ट्रैफिक। पिंग ऑफ डेथ अटैक्स यूज्ड ओवरसाइज्ड ICMP पैकेट्स। ये पुराने सिस्टम्स के अंदर इस किस्म के अटैक्स पॉसिबल थे, लेकिन आजकल जो नए विंडोज़ के वर्जन्स हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है। स्मर्फ डॉस अटैक्स हम पीछे देख चुके हैं, जिसके अंदर अटैकर सेंड्स एन ICMP एको रिक्वेस्ट। तो अगर किसी नेटवर्क के ऊपर ICMP को ब्लॉक किया हुआ है तो वहाँ पे ये अटैक लॉन्च ही नहीं होगा, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिर्फ उसी वक्त ICMP को इनेबल करता है कि जब उसने नेटवर्क के ऊपर ट्रबल शूटिंग करनी होती है, तो वो 1-2 घंटे जब उसने काम करना है वो उसको इनेबल कर देता है, और जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होता है, यानी वो अपना काम कर लेता है ट्रबल शूटिंग का, तो फिर से ICMP को ब्लॉक कर देते हैं। अब हम जाते हैं टॉपिक 2 की तरफ, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं।